मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का शिवाजी बालिका इंटर कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग प्रकाश चैप्टर के आगे की बात करते हैं। हम लोगों ने अब तक देखा था लास्ट वीडियो में कि अवतल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के किरण आरेख कैसे बनते हैं। ओके बच्चों, आइए आज हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसके लिए जो विभिन्न दूरियां हैं, जैसे दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई आदि की जो चिन्ह परिपाटी होती है, साइन कॉन्सेप्ट, वो कैसे हम लोग यूज करते हैं, आइए हम लोग आज बात करते हैं। दूरियां मापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। ओके बच्चों, देखिए ये आपका अवतल दर्पण और इधर बना लेते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। यहाँ पर क्या जाता है, तो जो इसका ध्रुव होता है इसी को मुख्य अक्ष दर्पण के अगर मध्य बिंदु से होकर जाए तो वही ध्रुव होता है। तो इस ध्रुव को निर्देशांक ज्यामिति में ये अक्ष इस तरह से अक्ष का निर्माण करते हैं। ये मान लेते हैं ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई अक्ष है और ये वाई डैश अक्ष है, एक्सिस। ओके बच्चों, अगर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इसके ध्रुव से ले जाते हैं, ठीक है, यानी इसके ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 निर्देशांक ज्यामिति के अकॉर्डिंग। तो इसके जैसे हम लोगों ने अक्ष पढ़ा है, इस तरह से ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, तो ये मूल बिंदु होता है। इसके इधर सभी राशियां पॉजिटिव, ऊपर वाई अक्ष पर ये पॉजिटिव, इधर ये निगेटिव, इधर ये निगेटिव होता है। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पर भी अपनाते हैं। इसी तरह इधर भी ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, इस ध्रुव को मूल बिंदु लेते हैं।
0,0 लेते हैं। जिस तरह यहाँ पर ये निर्देशांक बनाया गया है, हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा है इसके बारे में। ये एक्स अक्ष वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को लंबवत काटते हैं वह बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु। इसका निर्देशांक होता है 0,0। इधर बढ़ोगे तो ये प्लस होगा, इधर बढ़ोगे तो प्लस, इधर बढ़ोगे तो माइनस, इधर बढ़ोगे तो माइनस। यानी इस मूल बिंदु से राइट हैंड साइड जाओगे तो प्लस, ऊपर जाओगे तो प्लस, लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो माइनस और नीचे जाओगे तो माइनस होता है। ठीक इसी तरह यहाँ पर मूल बिंदु, दर्पण का मूल बिंदु को हम एज अ दर्पण का जो ध्रुव है उसको हम लोग एज अ मूल बिंदु लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट लेते हैं। ओके, अब जब ये ओरिजिन पॉइंट होगा तो इधर की राशि क्या होगी? पॉजिटिव। इसी तरह इधर अगर आप जाओगे तो ये भी पॉजिटिव, इधर जाओगे तो निगेटिव, नीचे की ओर आओगे ये भी निगेटिव। तो अब इस तरह से अवतल दर्पण के लिए अगर देखोगे तो ये फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल f से दिखाते हैं। तो बताइए ये प्लस होगा कि माइनस? तो मूल बिंदु से लेफ्ट साइड जा रहे हो आप तो क्या होगा? ये माइनस होगा। इस मूल बिंदु से लेफ्ट साइड जा रहे हो तो क्या होगा? माइनस होगा। यहां से ये वक्रता है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या r डिनोट करते हैं। तो यह भी मूल बिंदु से लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये भी क्या होगा? माइनस। वस्तु की दूरी, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर होता है। वस्तु हमेशा इस दर्पण के या इस दर्पण के बाईं ओर रहेगा। तो बाईं ओर रहेगा। वस्तु की दूरी मान लेते हैं यहाँ कोई वस्तु है, ये o डैश ये वस्तु है। तो वस्तु की दूरी को कहाँ से दिखाते हैं? स्मॉल u से। यह भी दर्पण के बाईं ओर है तो क्या चिन्ह लेंगे? माइनस। अब मान लो इसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं बना है, ठीक है, इसका इस वस्तु का प्रतिबिंब कहीं बनेगा। मान लेते हैं अगर यहाँ पर बना है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल v से डिनोट किया जाता है। किससे? स्मॉल v से डिनोट किया जाता है। यह भी दर्पण के बाईं ओर है तो यह भी माइनस लिया जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण के लिए लगभग ज्यादातर चीजें दर्पण के बाईं ओर है, इसलिए माइनस लिया गया है। ध्रुव, दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी को स्मॉल f से, क्योंकि बाईं ओर है, तो माइनस लिया गया। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल R से लिए गए, ये भी माइनस लिया जाएगा। अवतल दर्पण के लिए R माइनस, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी लेंगे माइनस। वस्तु की दूरी तो चाहे उत्तल हो या अवतल हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, दोनों के लिए वस्तु हमेशा बाईं ओर होगी। इसलिए वस्तु हमेशा निगेटिव, वस्तु की दूरी को स्मॉल u से डिनोट किया जाता है। और यदि यह वस्तु है तो इसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु को रखा गया है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच ही कहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी, दूरी शब्द ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग स्मॉल v से दिखाते हैं, क्योंकि यह दर्पण के बाईं ओर है, इसलिए क्या लेंगे? ये भी माइनस चिन्ह लेंगे। ओके बच्चों, अब आइए इधर उत्तल दर्पण में। इधर दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्मॉल f
प्लस होगा कि माइनस होगा? तो दर्पण के ध्रुव के दाहिनी ओर है, तो क्या होगा? प्लस होगा। यानी इधर की ये एक्स अक्ष, इधर भी वही प्रक्रिया, ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, इधर की सभी राशियां धनात्मक, इधर माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। तो दर्पण का ध्रुव एज अ मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट, इधर धनात्मक। इसी तरह वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को काहे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या। तो क्या लेंगे? दर्पण ध्रुव की दाहिनी ओर है तो प्लस लिया जाएगा। वस्तु हमेशा इधर ही होगा, तो वस्तु की दूरी को क्या लेंगे? माइनस यू, क्योंकि हमेशा वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। अब इसका प्रतिबिंब आभासी होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी है तो इधर बनता है, या तो फोकस बिंदु पर बनेगा या तो दर्पण और फोकस के मध्य कहीं पर बनता है। तो बहरहाल दर्पण के दाहिनी ओर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी जो ली जाएगी v, वो भी क्या ली जाएगी? प्लस ली जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जो चिन्ह पर पाटी है कैसे है, कहाँ हमें प्लस लेना है, कहाँ माइनस लेना है, कौन सी राशि किसको डिनोट करता है? यू क्या है? दर्पण से या दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। v क्या है? दर्पण से या दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। स्मॉल f क्या है? दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी। r क्या है? कैपिटल R, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है। तो जब भी बाईं ओर जो राशियां होंगी वो माइनस ली जाएंगी और इधर जो भी दाहिनी ओर होंगी वो धनात्मक ली जाएंगी। वही चीज इधर भी। अब वस्तु ये है ओ ओ डैश और प्रतिबिंब ये है आई आई डैश। वस्तु क्या है? ऐसे ऐसे रखा गया है। वस्तु ऐसे है, इसका मतलब ये ऊपर की ओर, तो ओ ओ डैश क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि ऐसे ऐसे ऊपर जाने पर भी पॉजिटिव है। तो ऊपर ऐसे मापेंगे तो ये धनात्मक लिया जाएगा, जबकि आई आई डैश ऐसे मापा जा रहा है नीचे की ओर। तो जब ध्यान दीजिए नीचे की ओर जाना है तो क्या होगा? माइनस। नीचे की ओर माइनस है, इधर भी माइनस है, लेकिन ऊपर जाने पर प्लस। अगर यहाँ भी जाओगे ऐसे तो ये इसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस इधर जाने पर है, इधर जाने पर मतलब इसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा यानी प्लस। तो ऊपर ले जाने ऐसे ऐसे रहेगा, कहीं भी यहाँ 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 कहीं भी अगर ऐसे ऊपर का डायरेक्शन रहेगा तो प्लस लोगे हमेशा प्लस, और नीचे का डायरेक्शन रहेगा यहाँ 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 कहीं भी तो वो हमेशा ये भी माइनस लिया जाएगा कि नीचे माइनस होता है। ओके, लेकिन अगर ऐसे लिया जाए, ऐसे दूरी ऐसे 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 तो ये सभी पॉजिटिव ले जाए, क्योंकि इधर के डायरेक्शन को हमेशा प्लस लेना है आपको। इसी तरह इधर ऐसे ऐसे इस तरह से कहीं से भी ले जाइए ऐसे तो हमेशा माइनस, क्योंकि इधर का डायरेक्शन माइनस आपको दिखा रहा है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर चिन्ह पर पाटी कि कैसे हमें चिन्हों का यूज करना है, किस तरह से। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी तरह यहाँ से आपको बस ध्यान देना है अक्ष के बारे में। जो ये है इधर एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ये 0 है। दर्पण के ध्रुव को यही P माना गया है। बस इसके बाईं ओर दाहिनी ओर जाओगे तो सभी राशियां पॉजिटिव लेना है, बाईं ओर जाओगे तो ऋणात्मक लेना है, ऊपर साइड धनात्मक और नीचे साइड ऋणात्मक। बस इसी बात का ध्यान देना है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको सूत्र का यूज करते समय चिन्ह में समस्या नहीं होगी, और अगर ये बात समझ में नहीं आई तो समस्या ही समस्या है।
और जिन लोगों ने अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने के जो किरण आरेख बताए गए हैं, 2 वीडियो में उसको समझाया गया है, 6 और 7 में, उसको आप लोग बार बार देखिए। प्रतिबिंब के किरण आरेख खींचना आपको बखूबी आना चाहिए। अगर उसमें आपने लापरवाही कर दी तो आपको बहुत ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर किरण आरेख खींचना आपने सीखा है तो आपको ये चिन्ह पर पाटी भी समझने में समस्या नहीं होगी, बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे। तो ओके बच्चों, तो इस तरह से ये है, इसको आप लोग रफ में बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध देखते हैं। संबंध, रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। ओके बच्चों, इसके बीच, इनके बीच जो भी रिलेशन होता है वो हम लोग देखते हैं। 1 इज इक्वल f इज 1 अपॉन f इज इक्वल 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। ये संबंध है, रिलेशन है। 1 अपॉन f इज इक्वल 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। ये रिलेशन बनता है फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, f जो होता है वो r/2 होता है, यदि दर्पण छोटे द्वारक का होगा तब r/2 होता है, f बराबर r/2। तो अगर f ना देकर r दिया है तो r की सहायता से हम लोग f निकाल लेते हैं। तो वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी f के बीच यही संबंध है। 1 अपॉन f इज इक्वल 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। अब इसमें जो भी राशियां, कुल 3 राशियां हैं, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ पर आप कब कौन सा साइन लोगे, कब क्या माइनस लेना है, कब प्लस लेना है, इसके बारे में देखते हैं। इन 3 राशियां जो हैं, इन तीनों में से जो राशियां आपको ज्ञात होंगी, जो राशि आपको पता होगी, वो तो आप साइन के साथ लेंगे, साइन यानी चिन्ह के साथ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी दिया 30 सेंटीमीटर, तो अब ये u दिया है तो u आपको -30 सेंटीमीटर लेना होगा। ओके, u आपको -30 सेंटीमीटर लेना होगा। और प्रतिबिंब की दूरी दे दिया 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर यानी v दिया आपको, ये भी माइनस लोगे, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, दर्पण के बाईं ओर। केवल एक स्थिति आती है जब प्रतिबिंब वस्तु को फोकस दूरी और दर्पण के ध्रुव के बीच रखते हैं तो आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, दर्पण के दाहिनी ओर बनता है। उस सिचुएशन में v प्लस होगा अवतल दर्पण में। बाकी सभी सिचुएशन में u तो निगेटिव ही होगा, v भी निगेटिव होगा। फोकस दूरी दिया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो इस तरह से जो भी इधर होगा वो माइनस में लेंगे। फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए बात कर रहा है तो वो हमेशा बाईं ओर होता है, तो माइनस लेंगे। वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, जब फोकस 15 है, वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर यानी फोकस दूरी से बहुत आगे है वस्तु की दूरी, तो
भी जो होगा इधर ही होगा। फोकस दूरी के अंदर अगर वस्तु होता तो प्रतिबिंब आभासी बनता, इधर हो जाता। लेकिन यहाँ फोकस 30 है, वस्तु की दूरी 30 है, अर्थात फोकस से काफी दूर में है। ओके, इस तरह से, और फोकस दूरी का दूना वक्रता केंद्र यानी त्रिज्या होता है, अर्थात वस्तु की दूरी कहाँ रखी गई, वक्रता केंद्र पर रखा गया है। अब इसमें से इन तीनों में से मान लीजिए कोई एक पूछ लिया, फोकस दूरी मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा इस दर्पण का, तो जो राशि आपको ज्ञात होगी उसको आपको उसके साइन के साथ रखना है, और जो राशि अज्ञात है अर्थात जिसको आपको निकालना है उस राशि को आपको हमेशा पॉजिटिव रख के हल करना है सूत्र में, फार्मूला में। तो जो राशि आपको गिवन होगा यानी आपको पता होगा अर्थात ज्ञात होगा, उसको सदैव उसके साइन के साथ रखना है, उसके चिन्ह के साथ रखना है। लेकिन जो राशि आपको फाइंड करना है, उसको ज्ञात करना है, पाना है, उसको हमेशा पॉजिटिव रखना है। और हल करने के पश्चात उसका जो भी साइन आएगा, प्लस आए या माइनस आए, तो वो साइन आपको बताएगा कि यह राशि दर्पण के किस ओर है। पहले आपको उसको हमेशा जो भी अज्ञात राशि होगी उसको हमेशा प्लस में रखते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी में ये संबंध देखा। इस सूत्र का उपयोग कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा कि कैसे इसके चिन्हों का यूज करते हैं, इसीलिए ये चीजें आपको बताई गई हैं। आप देखिए अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी इधर है, वस्तु की दूरी इधर है तो निगेटिव लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी इधर है निगेटिव लेंगे, फोकस दूरी इधर है दर्पण के बाईं ओर निगेटिव लेंगे। लेकिन इनमें से जो ज्ञात होगा तो उसके लिए तो ये साइन का यूज करेंगे, लेकिन जो भी राशि अज्ञात होगी जिसको हमें हल करके निकालना है, भले इधर होगा लेकिन उसको हम सवाल में प्लस लेते हैं। हल करने के बाद जो साइन आएगा वह साइन तय करता है कि वह किधर है। ओके, पहले आपको प्लस में ही रखना है। ओके बच्चों, इसी तरह इधर भी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इस जो भी बताया गया आपको उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक अच्छे समझ में ना जाए। आइए हम लोग आगे बात करते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन लिनियर मैग्निफिकेशन। लिनियर मैग्निफिकेशन बाय मिरर। रेखीय आवर्धन रेखीय मैग्निफिकेशन को हम लोग m से डिनोट करते हैं। रेखीय आवर्धन को m से डिनोट करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग आई डैश से देखे हैं सभी में,
वस्तु की ऊंचाई को ओ डैश से देखे हैं। ओके, यहीं से इस रेखीय आवर्धन की परिभाषा बनती है। कि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही उस दर्पण का रेखीय आवर्धन कह देते हैं। किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई आई डैश और वस्तु की ऊंचाई ओ डैश के अनुपात को ही दर्पण का रेखीय आवर्धन कह देते हैं। ओके, अच्छा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, अगर हम बात करें प्रतिबिंब की दूरी तो वो भी हो जाएगा। तो जिधर प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी दर्पण से उस बिंदु, मुख्य अक्ष के उस बिंदु पर जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब की दूरी हो जाता है। तो इसका फार्मूला प्रतिबिंब की दूरी रेखीय आवर्धन का ये भी होता है। प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी, ये भी रेखीय आवर्धन के लिए होता है। वस्तु की दूरी यानी v अपॉन u, यही तो होगा। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग स्मॉल v से दिखाते हैं और वस्तु की दूरी को हम लोग स्मॉल u से डिनोट करते हैं। ओके, यहां से भी इसकी परिभाषा बनती है कि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को उस प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ओके बच्चों, आइए यहां पर हम लोग थोड़ा साइन को देखते हैं। रेखीय आवर्धन m है। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई पॉजिटिव ली जाए, पॉजिटिव कब ली जाएगी? जब भाई प्रतिबिंब क्या, वस्तु इधर रखा गया ओ डैश, तो ये ऊपर है अर्थात y की ओर इंगित कर रहा है। मैंने आपको बताया इस तरह से ऐसे ले जाइए कहीं भी तो ये y के अकॉर्डिंग लेना है आपको, और ऊपर y प्लस होता है और इधर ये प्लस होता है। इधर ऐसे 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 कहीं भी ले जाइए सब प्लस होगा, और नीचे y डैश ये माइनस होता है, इधर आएंगे तो ये माइनस होता है। अब अगर नीचे की ओर ऐसे जाएंगे तो नीचे की ओर क्या होगा? सभी माइनस। तो ओ डैश ऊपर का डायरेक्शन है तो ये प्लस होगा, ओ डैश प्लस होगा। अब अगर आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो अगर ये अवतल दर्पण है तो आभासी है तो इधर प्रतिबिंब बनेगा आई डैश। ओके, आई डैश इधर बनेगा। तो इस तरह से ये भी ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है तो ये भी क्या लिया जाएगा? प्लस में ले जाएगा, आई डैश भी प्लस होगा। तो वस्तु तो हमेशा ऊपर के ऐसे ही डायरेक्शन में रखा गया है तो ये तो हमेशा प्लस में होगा, तय करेगा ये। अब मान लीजिए यह सिचुएशन कब आती है? जब वस्तु को फोकस के अंदर रखा जाता है। मान लेते फोकस बिंदु यहाँ है, वक्रता त्रिज्या यहाँ है, वक्रता केंद्र। तो फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु है तब इधर प्रतिबिंब बनेगा। अब मान लो वस्तु, तब क्या होगा? यहाँ पर देखिए ऐसी सिचुएशन में प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी आई डैश प्लस लिया जाएगा। कब? जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा तभी प्रतिबिंब आभासी बना था। अब देखिए जो लोग रे डायग्राम को अच्छे से नहीं पढ़े हैं
वीडियो को अच्छे से नहीं देखें उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, ये बात नोट कर लीजिए। फिर शिकायत करते हैं कि सर समझ में नहीं आया। पिछली वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। एम जो होगा ऐसी सिचुएशन में जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु होता है तो प्रतिबिंब जो बनता है सीधा बनता है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है, आभासी होता है और सीधा होता है। तो जब ऊपर की ओर डायरेक्शन है तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, y के अकॉर्डिंग प्लस होगा और ये तो हमेशा प्लस ही होगा ओ डैश। तो इस तरह से m जो होगा वो i डैश अपॉन o डैश पॉजिटिव होगा। ओके, लेकिन अब अगर इसी को हमें इसके अकॉर्डिंग देखना है, प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी u, तो प्रतिबिंब की दूरी किधर है? प्रतिबिंब की दूरी यहां से ये ली जाएगी, ये प्रतिबिंब की दूरी है। ओके, यहां से ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो अक्ष पर है वो v होगा। तो ये दर्पण के दाहिनी ओर है तो प्लस लेंगे, तो यहां पर ये प्लस भी होगा और बटे वस्तु की दूरी इधर लेते हैं, वस्तु यहां पर है ये माइनस v होगा, यहाँ पे अपॉन माइनस u। ओके, तो इस तरह से दोनों फार्मूले बनते हैं, यानी आवर्धन m बराबर i डैश अपॉन o डैश बराबर v अपॉन माइनस u या बोल दे माइनस v अपॉन u। इस तरह से यह फार्मूला बनता है, यानी आया टोटली में m बराबर i डैश अपॉन o डैश, ये प्लस में होगा लेकिन माइनस v अपॉन u होगा। ओके, आइए अब हम लोग अगर आभासी प्रतिबिंब न हो करके वास्तविक प्रतिबिंब हो तो अब यह वस्तु कहाँ आएगा? यह वस्तु फोकस दूरी के इधर रखी जाएगी, चाहे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं रखा जाए या वक्रता केंद्र के और आगे रखा जाए, अनंत और वक्रता के बीच में रखा जाए, कहीं भी रखा जाए। तो अब जो बनेगा ये प्रतिबिंब वस्तु हो गया o डैश। अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी ना बन करके कहां पर बनेगा? आपका वास्तविक बनेगा और उल्टा बनता है। इस तरह से यहाँ बनाएंगे तो प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा, ये बनेगा आपका i डैश। ओके, तो अब ये आपका है, ये हो गया आपका माइनस u और ये हो गया आपका माइनस v, क्योंकि इधर से इधर है, बाईं ओर है, ये मूल बिंदु लिया जाएगा, यहाँ से इधर माइनस, सभी राशियां इधर जाओगे तो। ओके, और प्रतिबिंब जो बन रहा है इधर नीचे की ओर बन रहा है, ऐसे उल्टा y की, ये नीचे की ओर क्या माइनस, तो यानी i डैश जो लोगे वो माइनस और ऊपर o डैश, तो o डैश जो लोगे ऊपर भी क्या है प्लस। तो यहां से भी बनता है m बराबर माइनस i डैश अपॉन o डैश इज इक्वल, प्रतिबिंब की दूरी क्या है माइनस v अपॉन वस्तु की दूरी माइनस u, ये कट जाता है, m बराबर माइनस i डैश अपॉन o डैश इज इक्वल v अपॉन u। इस तरह से आप देख रहे हैं कि रेखीय आवर्धन का जो फार्मूला बनता है m इज इक्वल, ये कब की सिचुएशन है? जब प्रतिबिंब i जो होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होगी, और वो कब होता है? जब आभासी प्रतिबिंब बनता है। उस सिचुएशन में ये फार्मूला बनता है, और जब i डैश निगेटिव होता है अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो i डैश निगेटिव, क्योंकि y डैश उल्टा बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, माइनस
ओ डैश प्लस लेंगे क्योंकि वस्तु को हमेशा ऊपर रखा गया है। और ये इस सिचुएशन में VB माइनस UB ना माइनस माइनस से कट जाता है, ये आ जाता है। इस तरह से अगर इन दोनों को देखो ध्यान से तो ये दोनों फार्मूले सेम दिखते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये दोनों ही फार्मूले आपके उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के लिए यूज किया जाता है। ओके, इस सूत्र का भी यूज करते समय आपको इसी तरह साइन का ध्यान देना है। जो राशि आपके पास गिवन होगा, ज्ञात होगा, वो आप चिन्ह के साथ लोगे, उसके साइन के साथ लोगे। लेकिन जो आपको गिवन नहीं होगा, जो ज्ञात नहीं होगा, जो फाइंड करना रहेगा, जो इसको आपको प्राप्त करना है, हल करना है, उसको आपको हमेशा प्लस रखना है। हल करने के बाद जो आएगा साइन, वो साइन तय करेगा कि ये किस दर्पण का है, उल्टा है कि सीधा है, दर्पण के बाईं ओर है कि दाईं ओर है, वो साइन तय करता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आई होप ये रेखीय आवर्धन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए हम लोग आगे बात करते हैं। आइए हम लोग दर्पण के अगले टॉपिक पर चलते हैं। दर्पण की पहचान करना। दर्पण की पहचान करना यानी दर्पण को कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा दर्पण उत्तल है, कौन सा दर्पण अवतल है, कौन सा समतल है। ओके बच्चों, तो देखिए दर्पण की पहचान के लिए दो तरीके हम लोग अपनाते हैं। एक दर्पण को स्पर्श करके, दूसरा दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब को देखकर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दर्पण को स्पर्श करके। देखिए जो भी कोई दर्पण है उसको आप स्पर्श करिए, उसके प्लेन को स्पर्श करिए, आप अपने हाथों से स्पर्श करिए या इस तरह से लकड़ी का कोई, ये मोबाइल एकदम प्लेन है, इस तरह से लकड़ी का कोई आप गुटका ले लीजिए एकदम प्लेन, और उस मिरर पर ऐसे क्या करिए, रखिए, ऐसे देखिए। अगर एकदम प्लेन दिखे, महसूस हो आपको एकदम प्लेन, तो हम कह देंगे कि ये कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। ओके, लेकिन अगर आप उसको, अब दूसरा दर्पण है उसको आप इसी तरह से कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बीच में दबा हुआ लग रहा है, या हाथ से आप करिए, आप बीच में दबा हुआ किनारे किनारे उभरा लगे, तो आप समझ जाओ कि यह दर्पण जो क्या है। ध्यान दीजिएगा, परावर्तक तल की ओर आपको ऐसे करना है, क्या आप दर्पण के पीछे जाके ऐसे करने लगो, नहीं, परावर्तक तल की ओर आपको ऐसा करना है। अगर बीच में गहरा लगे और किनारे में उठा हुआ लगे, तो आप समझ जाओ कि ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ओके, तीसरी सिचुएशन, आप उसको स्पर्श कर रहे हो और बीच में उभरा हुआ लगे, बीच में उभरा हुआ लगे और किनारों पर क्या लगे, दबा हुआ लगे, तो आप समझ जाओ कि ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ओके बच्चों, तो इस तरह से स्पर्श करके हम लोग दर्पण की पहचान कर लेते हैं। दूसरा तरीका आता है प्रतिबिंब को देख करके। प्रतिबिंब को देख करके कैसे, अगर कोई दर्पण है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई दर्पण सामने रखा है, सामने कोई दर्पण है, यह एक कोई वस्तु है, हम इस वस्तु को दर्पण के पास ले जाते हैं। ओके, ऐसे दर्पण के पास वस्तु को ले जाएं और फिर दर्पण को दूर ले आएं और उधर हम देखते रहें, उसमें इमेज प्रतिबिंब को देखते रहें। इसको पास ले जाएं या दूर ले जाएं,
दर्पण की जो बन रहा है प्रतिबिंब, उसकी प्रतिबिंब में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात ना वो छोटा होता है प्रतिबिंब ना ही बढ़ता है। तो आप समझ जाओ कि यह दर्पण कैसा है, प्लेन दर्पण है, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। ठीक, ये हुआ इमेज देख करके। दूसरी सिचुएशन, यदि यह वस्तु हम दर्पण के अत्यंत पास ले जाएं, अत्यंत उसके पास, अर्थात पास का मतलब कि दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रख दें, तो अब हम प्रतिबिंब देखें कि प्रतिबिंब क्या होता है, बढ़ जाता है, सीधा बनता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इस वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब इसका बड़ा बनता है उसमें और सीधा बनता है। तो हम कह देंगे कौन सा दर्पण। ऐसी सिचुएशन किसमें आई थी भाई, उत्तल में तो हमेशा छोटा ही बनता है, इस बात को नोट कर लीजिए। उत्तल दर्पण में कंफ्यूजन रखिए ही नहीं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब या तो बिंदु का आकार का बनता है या हमेशा वस्तु की अपेक्षा छोटा ही होता है। तो जैसे ही बड़े प्रतिबिंब का नाम आया, ठीक है, अत्यंत पास ले गए वस्तु को, बड़ा प्रतिबिंब बना, तो समझ जाओ कैसा दर्पण है ये, अवतल दर्पण है। वस्तु की स्थिति क्या है, दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया है, इसीलिए प्रतिबिंब क्या है, बहुत बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है, अर्थात आभासी है। लेकिन अब क्या है, वस्तु को और दूर ले आओ आप, ठीक है, यानी फोकस से दूर ले जाओ और वक्रता के बीच में ले आओ, वक्रता केंद्र के बीच में और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कहीं भी रख दो। अब आप देखो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बन रहा है, तो समझ जाओ कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब वस्तु को क्या ले जाओ, वक्रता केंद्र के बाहर ले जाओ, यानी वक्रता केंद्र से दूर और अनंत के बीच में कहीं रख दो। अब आप प्रतिबिंब देखो, प्रतिबिंब बने उल्टा, वस्तु की अपेक्षा छोटा बने, तो आप कह दोगे कि यह दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। ओके बच्चों, तो इस तरह से प्रतिबिंब को देखकर हम लोग दर्पण को तय कर लेते हैं कि दर्पण कैसा है, कौन सा दर्पण है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, तीसरी बात आती है, अब उत्तल दर्पण की मान लीजिए पहचान करनी है, तो भाई उसमें क्या, वस्तु को कहीं भी पास ले जाओ दूर ले जाओ कोई प्रभाव नहीं, मतलब हमेशा छोटा ही बनता है, हमेशा प्रतिबिंब या तो बिंदु के आकार का बनता है या तो हमेशा छोटा ही बनता है। ओके, तो हमेशा समझ जाओ कि यह दर्पण जो है क्या है, उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा दर्पण की पहचान भी कैसे की जाती है, हम लोगों ने देखा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम लोग इसके यूजेस के बारे में देखते हैं, उपयोग हम लोगों ने देखा, इसके हम लोगों ने पहचान किया, पहचान कैसे की जाती है। अब हम लोग इसका यूजेस देखें, उपयोग, दर्पण का उपयोग। तो दर्पण का उपयोग बहुत ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज होता है। प्लेन दर्पण का उपयोग हम लोग प्राय अपना फेस देखने के लिए काम में ला देते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग भी, जैसे जो नाई लोग होते हैं वो बड़े बड़े दर्पण, बड़े बड़े द्वारक वाले, बड़े बड़े फोकस दूरी वाले दर्पण का यूज करते हैं। आप जैसे जाते हो नाई की दुकान पर, सैलून की दुकान पर, तो कुर्सी लगी रहती है, आप एकदम पास में बिठाया जाता है, क्यों, ताकि आप उस दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रहो, ताकि आपका चेहरा सीधा दिखाई दे और आपका चेहरा बड़ा दिखाई दे, ताकि छोटी छोटी जो दाढ़ी के कण भी अगर हो तो वो साफ साफ दिखाई दे जाए। ओके, तो इस तरह से दाढ़ी बनाने के काम में भी आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को परावर्तक के रूप में भी यूज किया जाता है, जैसे टार्च में भी दर्पण का उपयोग होता है। अब टार्च में जो ऊपर का जो होता है शीशा, वो नहीं है दर्पण, वो तो आर पार हो जाता है प्रकाश, आर पार हो गया तो वो दर्पण नहीं है। जहां बल्ब लगाता रहता है उसके अगल बगल देखेंगे बहुत चिकना पदार्थ बहुत चिकना होता है वो, जिसको हम लोग कटोरी भी बोल देते हैं, वो है दर्पण।
परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, डॉक्टर लोग यूज करते हैं। नाक कान आंख गले के अंदर के डॉक्टर लोग एक टॉर्च का यूज करते हैं, उस टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। परावर्तक के रूप में उसको जलाते हैं, वो लाइट उस दर्पण से टकराता है, फिर वो सारा का सारा प्रकाश उस स्थान पे ले जाता है जहां डॉक्टर देखना चाहता है, और वो देख लेता है डॉक्टर की क्या कमी है अंदर। तो इस तरह से परावर्तक के रूप में यूज करते हैं डॉक्टर लोग। नाक आंख गला ये सब चीजों पे यानी छोटे पार्ट और अंदरूनी जगहों पे देखने के काम में भी यूज होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है, जो आप देखते हैं स्ट्रीट सड़कों पर जो लाइट लगी रहती है, उसमें परावर्तक तल के रूप में उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण, ताकि प्रकाश क्या हो जाए, फैल जाता है। अवतल दर्पण द्वारा परावर्तक के रूप में यूज करते हैं तो सभी प्रकाश को केंद्रित करते हैं एक बिंदु पर, अर्थात किरणें आए किसी एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती हैं। लेकिन अवतल दर्पण का जो परावर्तक के रूप में यूज होता है, किरणों को फैला देते, अपसरित कर देता है वो, अर्थात प्रकाश आया और उस दर्पण के परावर्तक तल से टकराया और फैल गया। तो सड़कों पर जो लाइट लगी थी, जिसको हम लोग स्ट्रीट लाइट बोलते हैं, वो प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है, दूर तक उसका प्रकाश रहता है। तो उसमें जो परावर्तक दर्पण यूज होता है वो उत्तल दर्पण होता है। दूसरा, मोटर गाड़ियों में, वो चाहे 2 पहिया हो, 3 पहिया, 4 पहिया, बड़े बड़े मोटर वाहन हो, कोई भी वाहन हो, उसमें साइड मिरर, जो बगल का दर्पण होता है, जो ड्राइवर की सीट के बगल में होता है, ड्राइवर बैठे बैठे पीछे की सभी वस्तुओं को साफ साफ क्या कर लेता है, देख लेता है। तो उसके साइड मिरर जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत ज्यादा होता है। आप देखेंगे कि उस छोटे से दर्पण में पीछे की बहुत सारे एरिया को वो उसमें पूरा नीट एंड क्लीन दिखाई देता है, साफ सुथरा दिखाई देता है। उत्तल दर्पण का व्यू आई जो होता है, व्यू फील्ड, दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए उसके स्थान पर अगर आप कभी अवतल दर्पण यूज करके देखिए तो नहीं, बहुत दूर तक की वस्तु को आप साफ सुथरा नहीं देख पाओगे। लेकिन उत्तल दर्पण लगा है तो दूर की भी वस्तुओं को आप साफ सुथरा देख लेंगे, और ड्राइवर क्या होता है, बैठे बैठे पीछे की चीजों को देख लेता है और दुर्घटना से खुद को और दूसरे को भी बचा लेता है। तो इस तरह से दर्पण का यूज हम लोग देख लिए, और इस तरह से दर्पण का टॉपिक जो होता है आज से ये फिनिश होता है। और इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ओके बच्चों, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।